Hello students, good to all of you. So here I am going to discuss साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाता है. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द फिजिक्स सेक्शन ऑफ दिस सैम्पल पेपर. तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो फिजिक्स सेक्शन में पूछा गया है. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13. 13 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स सेक्शन से पहला प्रश्न है. In the following cases, a ray is incident on a concave mirror, in which case is the angle of incidence is equal to 0. देखिए फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होता है जब आपका नॉर्मल इंसिडेंस चल रहा हो. नॉर्मल इंसिडेंस के वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है. तो ऐसा तभी होगा जब आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू हैव, दिस इज़ योर कॉन्केव मिरर. जब भी कोई रे जो है सेंटर से, लेट सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे पास करता है तो वो जब मिरर पे गिरता है तो मिरर के साथ 90 बनाता है, लेकिन नॉर्मल के साथ वो 0 डिग्री बनाता है. तो उस केस में उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो रहता है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो रहता है, मतलब जिस रास्ते रे गई होती है उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ज़ीरो इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस. और ये तब होगा जब आपका रे पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. 14th क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप. यहाँ पर अपने पास प्रिज्म है और वाइट लाइट इंसिडेंट किया है और दो रे आप देख रहे हैं यहाँ पर एमरजेंट रेज. तो एक ए है और एक बी है. तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वायलेट का. ऑब्वियसली बी जो है वो वायलेट है और अपने पास जो ए है वो है रेड. ओके, सबसे कम डेविएशन होता है रेड का. ऊपर रेड है और नीचे वायलेट है. तो ऑब्वियसली वही ऑप्शन देखना है जिसमें ए को रेड कहा गया है और बी को वायलेट कहा गया है. तो वो है अपना ऑप्शन सी देयर. दिस इज रेड एंड बी रे इज वायलेट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं अगले. इसमें तीन आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स सेक्शन से. ये अपना यहाँ पर ये 19th क्वेश्चन है. 19th क्वेश्चन में है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. तो ये जो असर्शन है वो सही है. कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स इमेज बनाता है, बिहाइंड बनाता है और इमेज जो है वो वर्चुअल होती है. और वो छोटी इमेज होती है, उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, मैग्नीफिकेशन 1 से कम होता है. पर वो बात अभी कहीं नहीं गई, लेकिन सिंपल है कि इट फॉर्म्स अ इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज इज वर्चुअल. तो ये सही बात है. रीज़न की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ पॉजिटिव. ये भी बात सही है. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव की नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन. लेकिन ये साइन कन्वेंशन है इसीलिए वो पीछे बन रही है, वर्चुअल है. तो ये जो है जस्टिफिकेशन नहीं है इसका. assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation for the assertion. तो इसमें जो assertion reason जिस हिसाब से बनाए होंगे आपको फिर इसमें ऑप्शन बी करना है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कॉन्वेक्स मिरर मिरर के पीछे इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, छोटी बनाता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है. लेकिन ये रीज़न नहीं है इस असर्शन का. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. तो ये तीन क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में फिजिक्स सेक्शन से पूछे गए हैं. आगे चलते हैं सेक्शन बी में. इसमें ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो यहाँ पर एक 2 मार्क्स का प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें कि चॉइस आपके पास कोई नहीं है. अगेन द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय अ थिक लाइन. दिस इज सम लेंस देयर. ये बात कही गई है कि एक लेंस है और एक इमेज फॉर्मेशन की गई है. तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लेंस. तो ये बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है कि ये लेंस कौन सा है. आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं. देखिए इमेज आप देख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है. इमेज जो है वो एक बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है और एक वर्चुअल इमेज है. पहली चीज़, ये एक वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड है, साइज इसका ऑब्जेक्ट से बड़ा है. अब जो कॉनकेव लेंस होता है वो तो छोटी इमेज बनाता है और ऑब्वियसली फिर ये कॉनकेव लेंस नहीं है. तो इसका आंसर होगा फिर कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो मैग्नीफाइड बनाता है. तो कॉन्वेक्स लेंस इज द आंसर. क्लियर कट आप देख सकते हैं कि
कॉनकेव बनाता है, अपना वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव भी, लेकिन मैग्नीफाइड नहीं बनाता है, तो ऑब्वियसली फिर ये कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। फिर आगे नेचर पूछा है। देखिए अगेन ये बैक प्रोड्यूस करके आपने इमेज बनाई है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली ये एक वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज है। दिस इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्लियर कट पिक्चर में दिख रहा है। सो आगे इसका तीसरा पार्ट है, if the image is formed at a distance of 30 centimeter and the image is twice the size of object, where is the object placed? तो दो चीज़ें दे के रखी हैं। इमेज बनी है at a distance of 30 सेंटीमीटर, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स उसी तरफ इमेज बनाए। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में जो v होगा उसका वही साइन होगा जो u का होगा, सो v को मैं लिखूंगा सीधे सीधे -30। और रही बात मैग्नीफिकेशन की, ये एक लेंस है, लेंस की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहता है v/u, और कहा गया है कि जो अपने पास इमेज है इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स मैग्नीफिकेशन 2 है। और मैं यहाँ +2 लिखूंगा बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, सो देन आई कैन ईजिली कैलकुलेट v देयर। तो मैं यहाँ पर सॉरी u देयर, v तो दिया गया है, तो v को लिखूंगा मैं -30 और दिस इज़ u और दिस इज़ +2। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी -15। सो 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा, -15 इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन में। ये भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है। 230 वोल्ट है और एक एक्स है और एक वाई है। इलेक्ट्रिक सर्किट है ये बेसिकली इन अ क्लोथ्स ड्रायर कंटेनिंग 2 हीटर्स एक्स एंड वाई इन पैरेलल। ऑब्वियसली सर्किट में पैरेलल दिख रहे हैं क्लियर कट। above figure shows the circuit connected to a 230 volt supply when both switches are closed, means when you close the switches circuit is closed there. The current in x is 3.5 amperes। x में क्या करंट फ्लो करता है, दैट इज 3.5 एम्पियर, दोनों पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द हीटर एक्स। पावर क्या डेवलप किया है हीटर एक्स में। देखिए एक्स का करंट हमें दे के रखा है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली पावर का एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई। सो देखिए स्टूडेंट्स एक्स और वाई दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो जो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे तो ध्यान में रखना है कि वोल्टेज क्या पुट करना है आपको। पावर निकालना है हीटर एक्स के लिए, हीटर एक्स में कितना पावर डेवलप किया, तो आपको देखना है वोल्टेज अक्रॉस हीटर एक्स कितना है। अब दोनों ही पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस 230 होगा, तो एक्स के अक्रॉस भी ऑब्वियसली 230, और एक्स का करंट आपको दे के रखा है दैट इज 3.5, सो दैट इज द पावर डेवलप्ड। सो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो ये मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो इट इज़ 230 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 805 वॉट। ओके 805 वॉट, सो दैट इज़ द पावर डेवलप्ड। ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें है कि अगर x का हम रेजिस्टेंस डबल कर देते हैं, या इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ x इज डबल ऑफ y, तो x का रेजिस्टेंस y से ज़्यादा है, डबल है, कैलकुलेट द करंट इन द हीटर y। स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो करंट होता है उसका रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। कैसे, लाइक एज वी नो दैट I इज इक्वल टू V/R। सो यहाँ पर दोनों को ही सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो करंट कितना किस में से फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो I इज इनवर्सली रिलेटेड विद रेजिस्टेंस। अब x की रेजिस्टेंस y की डबल है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर जो करंट आएगा x में वो कम आएगा, और सिंपली वी कैन से दैट कि y में जो करंट जाएगा वो डबल ऑफ x होगा, इट इज़ डबल ऑफ x बिकॉज x की रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, y की रेजिस्टेंस कम थी, तो y में करंट ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है x का डबल है, तो करंट किसका डबल होगा, करंट y का डबल होगा। सो यहाँ से सीधा सीधा कर सकते हैं, इट इज़ 3.5 एम्पियर एक्स में था, तो y में इसका डबल करंट फ्लो करेगा बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस उसकी हाफ है, या मैं सिंपली कहूँ, आई होप आप समझ गए होंगे बात। सो यहाँ से y इज़ बेसिकली y में जो करंट जाएगा x का डबल जाएगा, दैट इज़ 3.5 इंटू 2, सो ये आ जाएगा अपने पास 7 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट का आंसर है यहाँ पर जाएगा 7 एम्पियर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस लेस है एक्स से। सो ये अपना एक प्रॉब्लम है और इसकी आपको चॉइस भी दे के रखी है।
सो इसमें स्टूडेंट्स अपने पास सर्किट है, सेल्स हैं और एक्स रेजिस्टेंस है, वाई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है और 2R है। ये अभी सर्किट जो सीरीज में दिखाया गया है। सो दिस फिगर शोज टू रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी. द पावर dissipated for this combination is P1, and when these resistors are connected in parallel to the same battery, the power dissipated is P2. हमें P1 P2 का रेशो निकालना है। देखिए पावर क्या डिसिपिएट किया है, यू हैव सो मैनी फॉर्मूलाज. वी आई पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर. तो आप कोई भी फॉर्मूला प्रॉपरली यूटिलाइज करके आंसर अपना निकाल सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में देखिए अब आपको प्रेफरेबल क्या रहेगा कि जैसे क्वेश्चन में वोल्टेज जो है सॉरी वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, बस एक बार कनेक्शन सीरीज़ है और दूसरी बार जो कनेक्शन है वो पैरेलल कर दिया गया है एक्स और वाई का, लेकिन वोल्टेज ऑब्वियसली वही रहेगा. तो आपके लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इजीली आंसर आ जाएगा. तो मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ. तो इन्होंने कहा है कि जब इनको सीरीज़ में जोड़ा, देखिए एक्स और वाई को आप सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी 2R है, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी आर प्लस 2R, दैट इज़ 3R. तो हम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे. तो कहा गया है कि जब इस सीरीज़ में जुड़े हैं तो जो पावर डिसिपेटेड है पूरे कॉम्बिनेशन की वो P1 उसका नाम है. सो इट कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर, पावर इज वी स्क्वायर. लेट सपोज ये वोल्टेज V है, वी स्क्वायर अपॉन आर. जो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर कॉम्बिनेशन का वो बन रहा है 3R. तो इसे नोट कर लेते हैं. सिमिलरली अब आप इसी सेटअप को लाइक पैरेलल में जोड़ दीजिए एक्स और वाई को इसी सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस. तो उस समय जो पावर ये कह रहे हैं पावर इज P2, बट अगेन वोल्टेज इज सेम, सो मैं सिंपली वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बट अब हमें निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस. जब स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R. तो इसे सॉल्व करना होगा. सो 2R इज द एलसीएम, सो इट इज़ 2 प्लस 1 और बाद में रेसिप्रोकल करने पर RP का वैल्यू बन जाएगा 2R/3. सो ये मिल गई रेजिस्टेंस जब इन एक्स और वाई को पैरेलल में जोड़ा जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए. सो सेकेंड पार्ट में जो पावर डिसिपेट हुआ है कॉम्बिनेशन के लिए वो है P2. सो नाउ इट इज़ V स्क्वेयर अपॉन, नाउ न्यू रेजिस्टेंस इज 2R/3. तो 3 चला जाएगा ऊपर, सो इट कैन बी रिटन एज 3V स्क्वेयर अपॉन आर. दैट इज इक्वेशन सेकेंड. और रेशो पूछी गई है, सो P1/P2 की रेशो पूछी गई है. तो हम P1/P2 फाइंड आउट कर सकते हैं. P1/P2 इज इक्वल टू, P1 का वैल्यू था V स्क्वेयर अपॉन, P1 का वैल्यू था V स्क्वेयर अपॉन 3R और P2 का वैल्यू है 3V स्क्वेयर अपॉन R. तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे अपने पास. सो वी आर सिंपल लाइक इट वाज आई थिंक RP वाज, it was 3V square upon 2R student, sorry it was 3V square upon 2R. So V square R cancel हो जाएगा, 3 3s are 9, so it is 2/9. So 2/9 is the answer for this ratio P1/P2. P1 तब है जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, P2 है जब दोनों रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. सो पैरेलल में हमारी पावर आई थी 3V स्क्वायर अपॉन 2R. सो यहाँ आना था 3V स्क्वायर अपॉन 2R. सो V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2/9. सो 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपके ह्यूमन आई वाले पार्ट से पूछा गया है, 3 मार्क्स का है. तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल थ्योरेटिकल है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बीच में जो है वो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन फंडामेंटल डिफरेंस बताना है. तो हाइपरमेट्रोपिया में आप सिंपली कहेंगे कि इसमें जो डिस्टेंट विज़न है वो क्लियर है, डिस्टेंट जो विज़न है फार विज़न जो है वो करेक्ट है, और आपका जो प्रॉब्लम है वो नियर विज़न में है. नियर विज़न इज़ नॉट करेक्ट, नियर विज़न इज़ नॉट करेक्ट अगर ये हमने बात की हाइपरमेट्रोपिया की. और मायोपिया में इसी का ही उल्टा लिख देंगे. मायोपिया में नियर विज़न इज़ फाइन, नियर विज़न इज़ करेक्ट. और उसमें हम लिख सकते हैं कि उसमें जो फार विज़न है दैट इज़ नॉट करेक्ट, फार विज़न इज़ नॉट करेक्ट. सो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में जो ऑप्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा पर्सन का वो ये रहेगा कि जिसे हाइपरमेट्रोपिया है उसका दूर का विज़न तो सही है लेकिन
नियर विज़न उसका सही नहीं है, और सिंपली मायोपिया में नियर विज़न तो सही है लेकिन फार विज़न करेक्ट नहीं है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। बाकी यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सा डिफेक्ट दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली आपका आई लेंस जो है वो रेज को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है रेटिना पे, वो बिहाइंड द रेटिना है। तो बिहाइंड द रेटिना मतलब हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि इसमें डिफेक्ट पहचानना था ऑब्वियसली। तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया है, आई लेंस इज नॉट एबल टू कन्वर्ज द रेज एट द रेटिना, सो बिहाइंड द रेटिना दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। सो ये हो गया एक। और दूसरा है इसमें स्टेट वन कॉज फॉर सच डिफेक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आई लेंस इज नॉट एबल टू कन्वर्ज द रेज, इट मीन्स इसकी पावर जो है वो कम हो गई है। एंड आप ऐसे याद रख सकते हैं पावर इज 1/फोकल लेंथ। सो इसकी पावर कम हो गई है कन्वर्ज करने की। तो पावर कन्वर्ज कम हो गई है, इसका कन्वर्ज करने की क्षमता लेंस की कम हो गई है, इसका मतलब उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर गई होगी। ठीक है, सो इंक्रीज इन फोकल लेंथ, increase in focal length because your lens is not able to converge at the retina, इट मीन्स इसकी पावर लेस है, और पावर लेस तब होगी जब आपका एफ इंक्रीज कर जाएगा। सो इंक्रीज इन फोकल लेंथ इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा पार्ट है एक्सप्लेन विद रीजन इफ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। देखिए इसको करेक्ट करने के लिए बेसिकली वी नीड अ कॉन्वेक्स लेंस, बट अगर ये कह रहे हैं कि कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू करेक्ट दैट, मतलब कॉन्केव का इस्तेमाल करके वो और पीछे उसको, बिकॉज कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है, वो डाइवर्ज करता है। सो इन दिस सिचुएशन अगर आप कॉन्केव लेंस का यूज़ कर रहे हैं देन इमेज फॉर्म मोर बिहाइंड एट रेटिना, या सिंपली लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना इवन मोर फार। ओके, इवन मोर फार। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो कॉन्केव लेंस का इससे आपको बेसिकली वो डाइवर्ज करेगा, तो हमें डाइवर्ज नहीं कराना, हमें कन्वर्ज कराना ताकि रेटिना पे पहुंच पाए। सो वी कैन से दैट देन इमेज विल फॉर्म बिहाइंड रेटिना इवन मोर फार। सो ये 31 के आंसर्स हैं आपके। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिसिटी से है फिर से। रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूज द मैथमेटिकल सिंबल्स टू राइट द फॉर्मूला। सो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दैट इज proportional to 1 upon area of cross section, और आप कह सकते हैं inversely related to area of cross section. So when we write the equation, remove the proportionality, we got a constant of proportionality that is rho. तो फॉर्मूला बन गया आपका R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो R इज रेजिस्टेंस जिसका यूनिट ओम होता है, दिस इज रजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी, एंड L इज द लेंथ देयर, L वहाँ पर लेंथ है, और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दैट इज द फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला देयर। सो हमें रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप लिखना था लेंथ के साथ और एरिया के साथ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रेजिस्टिविटी, तो हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। सो लाइक रो का एक्सप्रेशन बन सकता है R इंटू ए बाय एल। ओके, सो नाउ जब भी हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं विद टेक्स थिंग्स वन या यूनिट, सो लेट सपोज वी हैव अ वायर, ये अपने पास एक वायर ले लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए 1 मीटर स्क्वेयर है, और उसकी लेंथ जो है वो भी 1 मीटर है। सो वी कैन से दैट रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 मीटर स्क्वेयर अपॉन 1। सो देन वी कैन से दैट रो इज इक्वल टू आर, बिकॉज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है, रो इज इक्वल टू आर। देन वी कैन डिफाइन द रजिस्टिविटी। सो वी कैन से दैट कि जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी है, इट इज resistance, it is resistance offered, it is equal to resistance, or simply we can say that it is a resistance offered by wire of unit area or yeah, of area 1 meter square and having length 1 meter. So resistance is sorry, resistivity is basically the resistance offered by a wire of area 1 meter square having length 1 meter. तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं. So this is the answer for question number 32.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 33 क्वेश्चन, 33 नंबर, ये भी 3 मार्क्स का है, मैग्नेटिज्म से पूछा गया। मोना वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेटिक कंपास नीडल and a straight current carrying wire. She observed that she moved the compass away from the current carrying wire. The deflection of the compass needle reduced. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, explain why the deflection of the compass needle reduced as Mona moved away the compass needle from the current carrying wire. So this is a current carrying wire. This is positive terminal of the battery. This is negative. So this is a current carrying wire, student. So this current carrying wire will create a magnetic field there around the wire. So अगर मोना जो है कंपास नीडल को why deflection of needle reduced as Mona moved away the compass needle. As we know that कि जो भी करंट कैरिंग वायर होती है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ बेसिकली 1/r। वो डिस्टेंस के साथ जो है वो जितना आप दूर ले जाएंगे करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लाइक इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड देयर। सो इफ़ वी टेक दैट कंपास नीडल अवे, दूर ले जाएंगे, क्योंकि दूर ले जाने पर क्या होगा कि इस वायर की जो फील्ड है वो दूर ले जाने पर घट जाएगी। ओके, सो इसलिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल का रिड्यूस हुआ है बिकॉज magnetic field because of this wire get reduced as compass needle has been moved away by the Mona. So जितना दूर ले जाएंगे उतने दूरी पर फील्ड कम होगी, तो कंपास नीडल पे फोर्स कम लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स डिफ्लेक्शन गेट रिड्यूस। तो आप सिंपली आंसर में लिख सकते हैं बिकॉज एट when she move away when she move away the magnetic field due to wire get reduced. So when she move away the magnetic field due to wire at large distances, because फील्ड तो उतनी ही बन रही है लेकिन दूरी पर धीरे धीरे दूर जाने पर फील्ड कम होती जा रही है। तो आप सिंपली इस लाइन को लिख सकते हैं, when she move away the magnetic field due to the wire get reduced at that large distances, या सिंपली आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर जितना दूर ले जाते हैं एट लार्ज डिस्टेंस डिक्रीज करता है, इसलिए डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। इन दिस सेंस आप अपना आंसर लिख सकते हो। दूसरा है, मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन। देखिए वी हैव टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए सर्किट में ताकि डिफ्लेक्शन बढ़ जाए? देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा करंट पे और करेगा डिस्टेंस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप दूर ले जाएंगे ऑब्वियसली तो फील्ड घट जाएगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। आपको बोला गया है कि कुछ क्या करना है सर्किट में, क्या करना है कि डिफ्लेक्शन बढ़ जाए, तो आपको इंक्रीज करना है वायर में करंट। यहाँ पर जो करंट है वो आपको इंक्रीज करना है। अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा और कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो वन थिंग जो कोई आपको यहाँ लिखनी है वो लिखना है, वी हैव टू इंक्रीज द करंट इन द वायर। ये हमें सर्किट में चेंज करना है, वी हैव टू इंक्रीज द करंट इन द वायर। सो दैट इज द आंसर फॉर बी पार्ट। सी पार्ट में चलते हैं, एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड अबव। तो सिंपली यहाँ पर वी हैव टू यूज द राइट हैंड थंब रूल। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो करंट है वो चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट चल रहा है यहाँ अप से डाउन, तो आप अपने थंब को करोगे ऊपर से नीचे की तरफ और वायर के अराउंड अपने हाथ को कर्ल करोगे। आप जब ऐसा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपका हाथ, देखिए आपका थंब जब नीचे की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर थंब, नीचे की तरफ थंब है, तो आपका हाथ इस तरह से कर्ल हो रहा होगा। सो इट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस। So you can say that the direction of magnetic field will be in the clockwise direction. When we curl our fingers around the wire, we have to put our thumb in the direction of current. When we curl the fingers, वो fingers जो curl हो रही हैं, they are in the clockwise direction and hence direction will be in the clockwise sense. So this is the answer for your question number C, that is clockwise sense में आपका
जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, बिकॉज योर करंट इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, एंड व्हेन यूज द राइट हैंड थंब रूल दैट फिंगर्स गेट कर्ल्ड इन द क्लॉकवाइज सेंस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 36 5 मार्क्स का है और ये इलेक्ट्रिसिटी से है। देखिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सर्किट दे के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। R2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, R2 की बात की जाए और ये 4 ओम की बात की जाए, दोनों आपस में पैरेलल में है। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम होगी, मतलब वोल्टेज across 4 and R2 will be same because both are in parallel। तो हम 4 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं सिंपली यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर, बिकॉज हमें 4 में से क्या करंट जा रहा है वो दे के रखा है 1.5, और रेजिस्टेंस है 4 वाले की 4 ही ऑब्वियसली, तो 15 4 60, सो 6 आ जाएगा। सो 6 वोल्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। तो ऑब्वियसली 4 के पैरेलल R2 लगा है, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 भी स्टूडेंट्स 6 वोल्ट आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 वोल्ट। सो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 हमसे पूछी जा रही है, तो ये पहला पार्ट हुआ। R2 की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए इसको किस तरह से करना है। अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो आपको करंट आता है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है 2 एम्पियर। ऊपर से जा रहा है, यहाँ से भी 2 एम्पियर आ रहा है, ऊपर से जा रहा है 1.5। ऑब्वियसली R2 में से जाएगा 0.5 एम्पियर। 2 आया, 1.5 ऊपर से गया, तो ऑब्वियसली R2 में से 0.5 जाएगा। तो अगेन वी यूज द इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर। R2 के क्रॉस क्या वोल्टेज हमें पता चल चुका है, वो 6 है। अब करंट निकालना है हमें वहाँ से, सॉरी वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस निकालनी है। करंट हमें पता लग गया कि वो भी 0.5 है इंटू आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ 6 5 और ये बन जाएगा 10, सो इट इज़ 2। सो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो R इज इक्वल टू 12 ओम। तो R2 की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 12 ओम। सिंपली स्टूडेंट्स अगेन 2 आया, 1.5 ऊपर से गया, 0.5 नीचे से गया, तो R2 में से जाने वाला करंट हमें पता चल गया। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी वोल्टेज निकाल ली, तो अगेन V इक्वल टू आई आर करके हमने इसकी रेजिस्टेंस भी निकाल ली, दैट इज 12 ओम। अब बचता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ R1। देखिए ये R1 दे के रखा है, टोटल वोल्टेज 12 है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, और आप फिर उसके थ्रू उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 12 वोल्ट टोटल है, इस कॉम्बिनेशन को मिल गया है 6 वोल्ट। ओके 6 वोल्ट। तो अब ये देखें इस 2 ओम को कितना मिला होगा, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 2 ओम का करंट जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और 2 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप फिर से V इक्वल टू आई आर लगाइए, और देखिए 2 एम्पियर जा रहा है यहाँ से, और 2 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। सो 2 2 स्टूडेंट्स 4। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम इज 4 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस 6 वोल्ट, 6 4 हो गया 10, टोटल है 12। तो ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस को या इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, बिकॉज 12 वोल्ट इस तरह से डिवाइड हुआ, इसको मिला 6, और इस कॉम्बिनेशन को मिल गया, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को मिल गया 4। कैसे पता किया, इसका करंट पता था, रेजिस्टेंस पता थी, V इक्वल टू आई आर लगाया और 4 मिल गया। तो 12 में से 6 यहाँ जाता है, 4 यहाँ जाता है, 6 4 10, 2 बचेगा ऑब्वियसली इसके पास R1 के क्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 हमें पता चल चुका है, दैट इज 2, और पूछा है रेजिस्टेंस का वैल्यू। सो वी कैन यूज द रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर। R1 के क्रॉस क्या वोल्टेज है 2, और करंट यहाँ से जा रहा है, क्लियर कट दिख रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ से R1 निकाला जा सकता है। सो इट इज सिंपली R1 इज इक्वल टू 1 ओम। सो R1 की वैल्यू है 1 ओम। सो 1 ओम इज द। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की आपको चॉइस भी दे के रखी है, तो इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ 15 वोल्ट की बैटरी लगी है, 2 लैंप हैं A और B, और यहाँ R2 लगा है, यहाँ R1 लगा है, वोल्ट मीटर लगा है। सो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लैंप A इज रेटेड एट 12 वोल्ट एंड 24 वाट, उसका रेटिंग वैल्यू दे के रखा है। लैंप बी का रेटिंग है 6 वोल्ट का। व्हेन लैंप बी ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज द करंट इट इन इट इज 3 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 and R2, और R1 R2 आर चूजन सो दैट बोथ लैंप्स ऑपरेटेड एट their रेटेड वोल्टेज। सो बेसिकली एक चीज़ है
कि जब ये जलेंगे दोनों ही रेटेड वोल्टेज पर होंगे, ऑपरेट होंगे, हमें R1 R2 का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। द वैल्यूज ऑफ R1 R2 कुछ ऐसे लेके रखे हैं कि ये ऑपरेट एट द रेटेड वोल्टेजेस। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कैलकुलेट द करंट इन द लैंप ए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात कही गई है कि दोनों ही रेटेड वैल्यू पर, रेटेड वोल्टेज पर काम करेंगे, ऑपरेट होंगे। लैंप ए में से हमें करंट पूछा जा रहा है। ओके, अब लैंप ए के बारे में हमें उसका पावर भी दे के रखा है और उसका वोल्टेज भी दे के रखा है। सो लैंप ए का क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। पावर इज वी आई, तो उसका रेटेड वोल्टेज है स्टूडेंट्स अपने पास 12 और उसका रेटेड पावर है 24। तो हम यहाँ से उसका करंट निकाल सकते हैं। सो करंट इज 24/12, दैट इज 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर इज द करंट देयर। ओके, एक बात ये हो गई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ओके, देखिए ये वोल्ट मीटर लगा है, दिस इज अक्रॉस ए, ये ए के अक्रॉस लगा है और ये वाली ब्रांच के अक्रॉस। मैं नाम रख लेता हूँ इसका ए बी और इसका नाम रख लेता हूँ सी डी। तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो ए बी और सी डी के अक्रॉस लगा है। और जो ए बी में है, ए बी ब्रांच आपको दिख रही है, यहाँ पर आपका एक लैंप लगा हुआ है जो कि अपनी रेटेड वोल्टेज पे काम करता है। उसकी रेटेड वोल्टेज 12 है। तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर क्या दिखा रहा होगा, वोल्ट मीटर 12 दिखा रहा होगा। सो क्वेश्चन था स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है, तो वो रीड कर रहा होगा 12 वोल्ट और ऑब्वियसली वो लगा हुआ है ब्रांच, उस ब्रांच के अक्रॉस जिसमें आपका लैंप ए लगा है, उसके अक्रॉस लगा है। तो लैंप ए ऑपरेट होता है 12 पर, रेटेड वोल्टेज पर, तो ऑब्वियसली वो 12 वोल्ट दिखाएगा, या आप अपने रीजन में लिख लेंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। तो देखिए R2 की हमें जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। अब R2 जो है वो लगा है C और D के बीच में। वी नो दैट कि जो C और D है उसके अक्रॉस वोल्टेज है 12। ओके, जैसे ये आपका लैंप हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। और ये जो लैंप बी है इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो रेटेड वोल्टेज पे काम करता है उसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें से करंट कितना जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लैंप बी वाली ब्रांच में से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 3 एम्पियर। तो ऑब्वियसली फिर R2 में से भी 3 जाएगा क्योंकि R2 इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो हम R2 वाले पे सिंपली V इज इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लाइक यहाँ पर 3 एम्पियर है, इसमें से हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों के क्रॉस वोल्टेज 12 है। जस्ट अ मिनट, लैंप बी की रेटेड वोल्टेज 6 वोल्ट दे के रखी है, ये भी जरूरी है, 6 वोल्ट दे के रखी है। टोटल इनको 12 मिल रहा है। लैंप बी की रेटेड वोल्टेज 6 है, दोनों बल्ब रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। तो 12 दोनों के क्रॉस है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली R2 को कितना वोल्ट मिल रहा होगा, 6 मिल रहा होगा, बिकॉज दोनों के क्रॉस 12 वोल्ट है। इसको 6 मिल गया, इसको भी 6 मिलेगा। तो देन वी यूज दिस इक्वेशन फॉर R2। सो वी R2 की वैल्यू 6 इस गिवन डाटा से हम निकाल लिया हमने आसानी से। और करंट 3 एम्पियर, तो ऑब्वियसली R2 में से भी 3 जा रहा होगा, तो यहाँ आपने 3 लिखना है और यहाँ से आपने रेजिस्टेंस निकालनी है। 3 2 6, तो R2 की वैल्यू आपको मिल गई अपना 2 ओम। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ R2। हो गया तीसरे पार्ट का आंसर। अब चौथे की तरफ चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ R1। देखिए स्टूडेंट्स, R1 की बात है, यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से 3 आ रहा है। ऑब्वियसली फिर R1 में से ये 2 और 3 ऐड होके जाएगा, तो यहाँ पर आपका R1 में से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 5 एम्पियर। ओके, सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर करंट थ्रू R1 जा रहा है 5 एम्पियर। तो हमें R1 की वैल्यू पूछी, हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, VR1 इज इक्वल टू IR1 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखिए टोटल बैटरी 15 वोल्ट की है, 15 वोल्ट में से 12 वोल्ट तो नीचे इन लैंप्स के अक्रॉस लगा हुआ है, इस इन ए बी और सी डी के अक्रॉस लगा हुआ है। तो 12 वोल्ट तो यहीं चला गया, तो ऑब्वियसली R1 के अक्रॉस होगा 3 वोल्ट। 15 में से 12 नीचे जा चुका है तो 3 बचा इसके अक्रॉस। तो यहाँ आप भरेंगे 3 और करंट ऑब्वियसली इसमें से 5 है और दिस इज R1। सो R1 इज रिटन एज 3/5
5, सो इसे आप लिख सकते हैं 0.6 एम्पियर. 0.6 एम्पियर, sorry, this is not 0.6 ampere, it is 0.6 ohm. Okay, 3 by 5, 0.6 ohm, because the resistance पूछी है 3 by 5. Yeah, 0.6 ohm is the answer for this fourth part. सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन और फिजिक्स का भी लास्ट क्वेश्चन. सो इट इज़ अ केस टाइप क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दिखाया जा रहा है. लाइट रेज कम फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार एंड देन आफ्टर दैट वो फोकस की जाती हैं कर्व्ड मिरर के ऊपर, जो कि बेसिकली एक कॉनकेव मिरर है. एक पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है, लेकिन अभी ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर है. देन यू हैव अ प्लेन मिरर एंड देन फाइनली जो प्लेन मिरर है वो लाइट को लाइक डायरेक्ट कर रहा है ऑन टू द आई पीस, और जो आई पीस है वो बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस है. तो telescope, reflecting telescope revolutionized our ways of looking into the sky. They employ mirrors to gather and focus light rather than relying solely on lenses as in their refracting counterparts. सो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं वो मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं रेदर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के कंपैरिजन में. And these lenses utilize precisely shaped and polished mirrors to capture the incoming light and reflect it to a focal point where it forms an image for observation. तो पहला क्वेश्चन है what kind of image of the star is seen by the observer at the eyepiece. So eyepiece is a convex lens there student, and जो image बनता है in the reflecting type telescopes, that is basically a real image is being formed, and that is formed due to the eyepiece, which is a convex lens there. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. सो बेसिकली यहाँ पर जो मिरर की बात की जाए तो ये एक मिरर यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है. तो ये तो उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया है, तो प्लेन मिरर इसका आंसर नहीं लिखोगे आप, इसका आंसर लिखोगे कॉनकेव मिरर. सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. अगर बच्चा कभी कंफ्यूज जाता है तो वो दोनों आंसर भी लिख सकता है. लाइक अगर किसी को कन्फ्यूज़न की वजह से किसी ने प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर दोनों लिख दिया है तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे. देन सी और डी पार्ट है एक्सप्लेन विद रीज़न व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टाइप ऑफ लेंस और मिरर दैट इज़ यूज्ड एट द आई पीस. सो बेसिकली यहाँ पर वी आर यूजिंग द दैट converging lens, okay, और it is basically a convex lens. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट एक्सप्लेन विद रीजन what kind of optical device type of lens or mirror that is used at the eyepiece. So basically eyepiece we have to converge that or form a real image there. So we are using that convex lens at the eyepiece. तो हम यहाँ पर eyepiece पर convex lens का इस्तेमाल करते हैं. इसका चॉइस है what is the role of the plane mirror in the telescope. So अगर आप पैराग्राफ ही पढ़ते हैं so you have that reason there. So these telescopes utilize precisely shaped and polished mirror to capture the incoming light and reflect it to a focal point. So you can write what is the role of plane mirror. So its objective is to capture the incoming, basically capture तो ये concave mirror कर रहा है. So ये basically that reflect, or we can say that plane mirror is directing the light to the eyepiece and basically directing it to the focal point, reflect it to a focal point where it forms image for observation. So आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं. So your plane mirrors are used because they redirect the light collected by this concave mirror here, and then ultimately focus it to a point, reflect it to a point called focal point where it forms an image for observation. So आप ये आंसर भी अपने प्लेन मिरर के पार्ट पे लिख सकते हो. So these are the answers for this paper. Thank you.